नमस्कार, मैं श्रमिता और आप देख रहे हैं ताजा रिपोर्ट। अपराध अक्सर सिर्फ अपराधी या पीड़ित को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे समाज के ऊपर उन अपराधों का प्रभाव पड़ता है। समाज के रूप में आप कभी हतप्रद हो जाते हैं तो कभी उस कृत्य के लिए प्रति नफरत से भर उठते हैं। लेकिन न्याय का सिद्धांत कहता है कि अपराध से नफरत होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। तभी आप न्याय सुनिश्चित कर सकेंगे। कभी कभी न्याय इस रूप में सामने आता है कि समाज सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये वाकई न्याय है। इस तरह के सवालों के घेरे में आज के समय में जब सूचना किसी एक खास ग्रुप तक सीमित नहीं रही है, हर कोई आ सकता है। इसलिए कल जब दो फैसले देश के सामने आए तो सवाल उठना लाजमी था। दोनों ही अपराध में दो निर्दोष और इंटेलिजेंट जिंदगियों की डोर बेहद क्रूरता के साथ असमय ही काट दी गई है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इन दोनों अपराधों की सजा अलग कैसे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के आर्यकर मेडिकल कॉलेज छात्र के दुष्कर्म और मर्डर और केरल के शोरेन राज की हत्या की। आर्यकर केस में जहां अपराधी की मौत तक आजीवन कारावास की सजा मिली है, वहीं शोरेन राज केस में जहां एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को एक आयुर्वेदिक पेय में कीटनाशक पिलाकर मार डाला, कोर्ट ने सजा मौत सुनाई है। आर्यकर कोर्ट में केस ने साफ साफ कहा था कि ये केस दुर्लभता केस की श्रेणी में नहीं आता, जबकि इस केस ने पूरे देश की अंतरात्मा को ऐसे ही हिला दिया था जैसे कुछ साल पहले निर्भया की दुखदायी कांड ने किया था। दूसरी तरफ केरल की कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस क्रूरता के साथ शोरेन राज की हत्या की गई वो इसे दुर्लभता बनाता है और इसकी सजा सिर्फ मौत ही हो सकती है। सजा के बारे में बात करने से पहले एक नजर डालते हैं दोनों केसेस। आर्यकर केस ने पिछले साल जुलाई अगस्त में देश भर में काफी हंगामा मचाया था। कारण था कोलकाता के आर्यकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या। इस कांड के बाद कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए क्योंकि कॉलेज प्रशासन घटना पर पर्दा डालकर उसे सुसाइड का रंग देने की कोशिश कर रही थी और पुलिस उनका साथ दे रही थी। काफी हंगामा मचने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और अपराधी को पकड़ा जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धांधली होने के साथ ही अपराधियों को बचाने तक के आरोप पहले पुलिस और अब सीबीआई पर भी लग रहे हैं। दूसरी तरफ साल 2022 में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला की रहने वाली 24 साल की ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शोरेन राज को जहर देकर मार डाला। उसने आयुर्वेदिक टोनी में पैराक्वेट नाम का जहरीला केमिकल मिलाया था। 23 साल का शोरेन, जो खुद भी परसाला के रहने वाले एक बीएसएससी रेडियोलॉजी के छात्र थे, 11 दिन तक अस्पताल में रहे और फिर उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि ग्रीष्मा ने यह खौफनाक कदम इसलिए उठाया क्योंकि शोरेन उनके साथ रिश्ता खत्म करने को तैयार नहीं थे, जबकि ग्रीष्मा की शादी तमिलनाडु के एक आर्मी अफसर से तय हो चुका था। इससे पहले भी ग्रीष्मा ने शोरेन को फल के जूस में पैरासिटामोल मिलाकर जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन दवा का स्वाद कड़वा लगने के कारण उन्होंने उसे पीने से मना कर दिया था। दोनों ही घटनाओं को अपने समय की चर्चित घटनाएं रही हैं। दोनों ने ही समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया था, लेकिन दोनों में ही फैसले अलग अलग आए। क्यों? इस क्यों का जवाब दोनों ही मामले के जजों ने अपने फैसले में दिया था। हालांकि ये तय करने का कोई ठोस मानक नहीं है कि कौन से मामले दुर्लभतम है और कौन से नहीं, लेकिन जज इस फैसले तक पहुंचने के लिए कुछ चीजों को देखते हैं जिन्हें मोटिवेटिंग और एग्रावेटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। यानी एक तरफ वो चीजें देखी जाती है जिनके कारण केस दुर्लभतम हो सकता है और वहीं दूसरी तरफ देखी जाती है कि वो चीजें जिनके कारण केस को दुर्लभता श्रेणी से निकाल दिया जाता है। मोटिवेटिंग फैक्टर्स यानी वो बातें जो केस की गंभीरता को कम करता है, उनमें अपराध की उम्र, अपराध करने की उसकी मानसिक स्थिति आदि को परखा जाता है। इन दोनों ही केसेस में खुद जजेस ने बताया कि वो फैक्टर्स। तो चलिए डालते हैं नजर उन पर जहां शोरेन राज फैसले के जज का कहना है कि अपराधी की मानसिक स्थिति अच्छी थी और बेहद ठंडे दिमाग से उसने इस घटना को अंजाम दिया क्योंकि उसे जहरीले केमिकल से हत्या की योजना बनाई जिसे आसानी से पकड़ा ना जा सके। उसने पैराक्वेट जहर पर लंबा शोध किया था। जज ने कहा सिर्फ शातिर और निर्दयी अपराध ही ऐसे अपराध को दोहरा सकते हैं। जज का कहना था कि चूंकि अपराध बेहद क्रूरता के साथ किया गया था, इसलिए भी ये दुर्लभतम श्रेणी में आता है। जज ने कहा मेरी राय में आरोपी द्वारा की गई हत्या बेहद क्रूर और शैतानी थी। मेडिकल रिपोर्ट्स अपराध की क्रूरता की गवाही देती है। अपराध इतने भयंकर तरीके से किया गया कि पीड़ित को 11 दिन तक पानी
तक नसीब नहीं हुआ। आरोपी ने पीड़ित को जानबूझकर तकलीफ दी ताकि मरने से पहले उसे अत्यधिक दर्द सहना पड़े। यह अपराध समाज में डर और मानसिक तनाव फैलाने के इरादे से किया गया था। उसने प्रेम और रिश्ते में भरोसे को तोड़ दिया। इस अपराध ने न केवल न्यायपालिका को ही नहीं बल्कि पूरे समाज के सामूहिक विवेक को झकझोर दिया। कोर्ट ने आरोपी के पक्ष में कोई ठोस रियायत वजह नहीं पाई और बचाव में रखी गई दलीलों को खारिज कर दिया। उम्र का तर्क पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़ित दोनों ही उम्र समान थी, इसलिए उम्र के आधार पर किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है। न ही आरोपी के मानसिक या भावनात्मक रूप से अस्थिर होने के कोई सबूत मिले हैं। साथ ही कोर्ट का कहना था कि ऐसे व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए कोर्ट ने अपने आखिरी फैसला सुनाया। सभी तथ्यों और प्रमाणों को देखते हुए ये साफ किया है कि आरोपी को पूरा कृत्य बेहद बर्बर और अमानवीय था। जब अपराध की गंभीरता बचाव की संभावनाओं में भारी पड़ जाए तो अदालत जो सख्त सजा देनी होती है। इन सभी कारणों के आधार पर मुझे ये कहने का कोई हिचक नहीं होगा कि ये दुर्लभतम मामलों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ आर्जिकर मामले में जजों का कहना था कि यह दुर्लभतम केस की श्रेणी में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ आर्जिकर मामले में जजों का कहना था कि यह दुर्लभतम केस की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये बात साबित नहीं कर पाई कि अपराधी संजय रॉय सुधर नहीं सकता। ये एक बिंदु किसी भी केस को दुर्लभतम बनाने और अपराधी की मौत की सजा सुनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जज ने साफ साफ यह माना कि कृत्य काफी क्रूरतापूर्ण था और अपराधी को ना तो मानसिक आधार पर और ना ही उम्र के आधार पर कोर्ट से कोई रियायत दी गई है। लेकिन कोर्ट ने डिफेंस की इस बात को माना कि प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना था कि अपराधी सुधार की सीमा से बाहर हो चुका है। क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाई, इसलिए कोर्ट ने इसे दुर्लभतम मानने से मना कर दिया है। जबकि पीड़िता के परिवार और पश्चिम बंगाल सरकार सहित एक बड़ी संख्या का ये मानना है कि इस केस में मौत की सजा ही सबसे उचित सजा होती है। लेकिन केस कोर्ट के भावनाओं के बिना और नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर सुने जाते हैं। लेकिन पीड़िता के परिवार के लिए राह यही खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है क्योंकि खुद बंगाल की सरकार इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चली गई है। बंगाल की सरकार का कहना है कि ये फैसला इसलिए आया है क्योंकि केस उनके हाथ से लेकर सीबीआई को दे दिया गया था। हालांकि राह हाई कोर्ट में आसान होगी ये कहा नहीं जा सकता। अब पीड़िता के परिवार और समाज को भी न्याय के लिए सिर्फ इंतजार ही करना होगा। फिलहाल के बस इतना ही। इस रिपोर्ट में और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा डिस्ट्रिक्ट। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।